प्यारे विद्यार्थियों, संगठन के सिद्धांत अध्याय में अब तक हम पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रत्यायोजन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यायोजन का सिद्धांत क्या होता है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसकी क्या आवश्यकता है और प्रत्यायोजन करने में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं और किस प्रकार उनका निराकरण किया जा सकता है। शुरू करते हैं। प्रत्यायोजन का अर्थ, जो बड़े संगठन हैं या किसी अधिकारी के पास कार्यभार बहुत अधिक है, ऐसी स्थिति में एक अकेला अधिकारी सभी कार्य और दायित्वों को संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए उच्च अधिकारी अपने कार्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्मिकों को कुछ कार्य और अधिकार सौंप देता है और अपना वजन हल्का कर लेता है। इसे प्रत्यायोजन कहा जाता है। प्रत्यायोजन संगठन की विशालता के कारण या कार्यभार की अधिकता के कारण करने पड़ते हैं। परिभाषाएं। मूने। प्रत्यायोजन का अर्थ है किसी उच्च अधिकारी द्वारा नीचे के अधिकारियों को कुछ निश्चित अधिकार सौंप देना, लेकिन निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार अपने पास ही रखना। इनका कहना है कि जो उच्च अधिकारी है वो अपने नीचे के अधिकारी को कुछ निश्चित अधिकार सौंप देता है। अधिकार किस लिए? निश्चित अधिकार इसलिए कि वो अपने स्तर तक के दायित्वों का संपादन कर सकें। जो उनके पद संबंधी दायित्व हैं जिनका निराकरण वो कर सकता है अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी, उनका वो निराकरण अपने स्तर पर कर दे, लेकिन निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार अपने पास ही रखना, ये प्रत्यायोजन कहलाता है। मूने का कहना है कि निरीक्षण और नियंत्रण के अधिकार प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में नहीं सौंपे जाते। थियो हेमन। अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करना। अर्थात अधीनस्थों को अधिकार तो प्रदान किए जाते हैं, लेकिन उन अधिकारों पर कुछ बंधन भी लगाए जाते हैं जिससे कि वो उनका दुरुपयोग ना करें। एफ.जी. मूरे। अन्य व्यक्तियों को कार्य का वितरण करना और उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना। मूरे का कहना है कि प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में कार्य और अधिकार दोनों वितरित किए जाते हैं। मिलेट। सत्ता के प्रत्यायोजन का, इसे सत्ता पढ़ें। सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरों को केवल कर्तव्य सौंपने से कुछ अधिक होता है। मिलेट का कहना है कि सत्ता के प्रत्यायोजन में सिर्फ कर्तव्य ही नहीं सौंपे जाते, बल्कि प्रत्यायोजन का सार यह है कि दूसरों पर स्वयं विवेक का भार सौंपा जाए, जिससे अपने कर्तव्य संबंधी विशिष्ट समस्याओं के सुलझाने में उनके द्वारा निर्णय लिया जा सके। मिलेट का कहना है कि प्रत्यायोजन में कर्तव्य और कर्तव्यों के संपादन हेतु अधिकार सौंपे जाते हैं। वो अधिकार सौंपते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि वह परिस्थिति अनुसार या विवेक अनुसार उनका उपयोग कर सकने में सक्षम हो। हैरी। किसी निष्पादक या संगठन की किसी इकाई द्वारा दूसरे को सत्ता प्रदान करना। किसी निष्पादक इकाई द्वारा, किसी संगठन द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे को सत्ता प्रदान करना प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यायोजन की आवश्यकता। प्रत्यायोजन की पहली आवश्यकता है कार्य बोझ को कम करना। इसको कार्य पढ़ा जाए, क्योंकि उच्च स्तर पर अधिकारियों के पास संगठन के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी होती है और उस कार्य को वो अकेले पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कार्यभार को कम करने के लिए उच्च अधिकारी अपने कार्य और अधिकारों को प्रत्यायोजित कर देते हैं, अर्थात अपने से अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप देते हैं। तकनीकी जटिलताएं। संगठन में प्रत्येक अधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक तकनीकी कार्य को करने में सक्षम हो, इसलिए विशिष्ट योग्यता प्राप्त कार्मिकों की आवश्यकता होती है और विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी होती हैं। तो ऐसे कार्यों को अधिकारों सहित उन विशेषज्ञ कार्मिकों को सौंप दिया जाता है। समय की बचत।
प्रशासन में दैनिक कार्यों को संपन्न करने में या नीति निर्माण करने में अधिक समय देने के लिए अधीनस्थ कार्मिकों को दैनिक कार्य सौंप दिए जाते हैं। प्रशासन में जो कार्य होते हैं, कुछ कार्य दैनिक प्रकृति के होते हैं, कुछ नीति निर्माण संबंधी होते हैं, कुछ चिंतन संबंधी होते हैं। तो उच्च अधिकारी के पास अपने विवेक का उपयोग लेने का समय मिले, अपनी बौद्धिक क्षमताओं का वो प्रदर्शन कर सके, इसलिए जो दैनिक प्रकृति के कार्य हैं उनको अधीनस्थों को सौंप दिया जाता है। उच्च अधिकारी अपने पास निर्देशन, नियंत्रण और नीति निर्माण के कार्य रखता है। प्रबंधकीय गुणों का विकास। प्रत्यायोजन के माध्यम से अधीनस्थ कार्मिकों में प्रबंधकीय योग्यताओं का विकास होता है, जिससे भावी प्रबंधकों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। अर्थात जब अधीनस्थों को कार्य और अधिकार सौंपे जाते हैं तो उनमें ऐसी योग्यताएं विकसित हो जाती हैं कि अगर भविष्य में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलें तो वो उनका निर्वाह कर सकते हैं। सीखने का माध्यम। प्रत्यायोजन अधीनस्थों के लिए प्रशिक्षण का कार्य करता है, क्योंकि उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को कार्य और अधिकार सौंप दिए जाते हैं, तो इससे अधीनस्थों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, उनके मनोबल में वृद्धि होती है, उनमें पहल करने की क्षमता या पहल करने की भावना का विकास होता है। उत्तराधिकारी तैयार होना। प्रत्यायोजन करने से अधीनस्थ कार्मिकों को प्रबंधकीय कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो जाता है। जब उच्च अधिकारी पद छोड़ता है या पद से सेवानिवृत्त होता है तो प्रशासन को अधीनस्थ कार्मिक उत्तराधिकारी के रूप में स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। अतः प्रत्यायोजन और उत्तराधिकारी में गहरा और सीधा संबंध होता है। संगठन में लचीलेपन हेतु। प्रत्यायोजन के द्वारा संगठन में समय के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। प्रत्यायोजन के द्वारा संगठन में नवाचार होते हैं और उससे संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपने आप को सहज महसूस करता है। तत्काल निर्णय के लिए प्रत्यायोजन से निर्णय में शीघ्रता आती है, निर्णय तत्काल लिए जाते हैं। प्रत्यायोजन के द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों को अधिकार मिलते हैं, तो कार्य संबंधित निर्णय वो अपने स्तर पर ही ले लेते हैं, इससे शीघ्रता होती है। अब पढ़ते हैं प्रत्यायोजन के तत्व। प्रत्यायोजन में 3 तत्व होते हैं और तीनों तत्व वो होते हैं जो प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में सौंपे जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अधिकार सौंपा जाता है, कार्य सौंपा जाता है, तो उत्तरदायित्व स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। जब आपको कार्य और अधिकार दे दिए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस कार्य को निपटाएं। पहला तत्व है अधिकार या सत्ता। कार्मिकों को कार्य या दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकार या सत्ता सौंपी जाती है। दूसरा तत्व है कार्य। उच्च अधिकारी के पास कार्य का भार अधिक होता है। उच्च अधिकारी यह कार्य निम्न कार्मिकों को या अधीनस्थ कार्मिकों को वितरित कर देता है। वो कौन से कार्य होते हैं जो कम महत्व के या दैनंदिनी प्रकृति के होते हैं, दैनिक प्रकृति के कार्य होते हैं, जिनको अधीनस्थ कार्मिक आसानी से निपटा सकते हैं। उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी के द्वारा जिस कार्मिक को कार्य और सत्ता का अधिकार सौंपा जाता है उस कार्य की जवाबदेही उसी कार्मिक की होती है। लेकिन उत्तरदायित्व 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्रियात्मक उत्तरदायित्व। क्रियात्मक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है जो कार्य सौंपा गया है उसी के अनुरूप सत्ता सौंपी गई है, तो वो क्रियात्मक उत्तरदायित्व है। एक होता है अंतिम उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन करने के बाद भी उच्च अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। अंतिम रूप से कार्य कराने की जिम्मेदारी उच्च अधिकारी की ही होती है। अतः क्रियात्मक उत्तरदायित्व और अंतिम उत्तरदायित्व, ये उत्तरदायित्व के 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यायोजन के प्रकार।
पूर्ण प्रत्यायोजन और आंशिक प्रत्यायोजन। जब निर्णय लेने की शक्ति, संपूर्ण शक्ति प्रत्यायोजित कर दी जाए तो पूर्ण प्रत्यायोजन। जब सौंपे गए कार्य के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर मार्गदर्शन और परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जाए तो उसे आंशिक प्रत्यायोजन कहते हैं। पूर्ण कार्य ना सौंप के कोई कार्य का कोई विशिष्ट या कोई पक्ष, आंशिक पक्ष सौंप दिया जाता है। स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन। शीर्ष अधिकारी के द्वारा जब अधीनस्थ कार्मिक को या इकाई को सत्ता और कार्य करने के स्थायी अधिकार दे दिए जाएं तो स्थायी प्रत्यायोजन। और जब सत्ता या कार्य करने के जो अधिकार हैं वो कुछ समय के लिए दिए जाएं तो अस्थायी प्रत्यायोजन। सशर्त और बिना शर्त प्रत्यायोजन। जब शर्तों पर आधारित प्रत्यायोजन होता है तो वो सशर्त प्रत्यायोजन होता है, और बिना किसी शर्त या बिना बंधन के स्वतंत्रतापूर्वक प्रत्यायोजन किया जाता है तो वो बिना शर्त प्रत्यायोजन होता है। लिखित और मौखिक प्रत्यायोजन। जब प्रत्यायोजन विधिवत रूप से संविधान के अनुसार लिखित आदेशों के अनुसार होता है तो लिखित प्रत्यायोजन कहलाता है। लिखित प्रत्यायोजन औपचारिक होता है और स्थायी होता है, और कम महत्व के मामले हों या आकस्मिक प्रकृति के कार्य हों वह प्रत्यायोजन मौखिक रूप से कर दिया जाता है। यह अल्पकालीन और अस्थायी होता है। सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन। जब प्रत्यायोजन संगठन के कानून, नियम और संहिताओं के आधार पर लिखित रूप से किया जाता है तब औपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है, और जब प्रत्यायोजन संगठन की प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार मौखिक रूप से किया जाता है तो अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन। जब अधीनस्थ कार्मिक को कार्य की समस्त क्रियाओं को सौंप दिया जाता है तो वह सामान्य प्रत्यायोजन कहलाता है, और जब पूरा कार्य ना सौंपकर कार्य से संबंधित कुछ विशिष्ट भाग सौंपे जाते हैं तो वह विशिष्ट प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। जब अधीनस्थ कार्मिक को बिना किसी मध्यस्थ के प्रत्यायोजन कर दिया जाए तो प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहलाता है, और जब प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में अधीनस्थ और उच्च अधिकारी के बीच कोई मध्यस्थ हो, कोई तीसरी पार्टी आ जाती है तब वह अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहलाता है। इस प्रक्रिया में उच्च अधिकारी और अधीनस्थ के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। प्रत्यायोजन के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है निश्चित दायित्व तथा अधिकार का सिद्धांत। ये जिस व्यक्ति को सत्ता और अधिकार सौंपे जाने हैं या जा रहे हैं उसे अपने अधिकार और दायित्वों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है प्रत्यायोजन हमेशा लिखित में होना चाहिए ताकि प्रत्यायोजन की सीमा का पता रहे। प्रत्यायोजन करने वाले उच्च अधिकारी को भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह किस सीमा तक अधिकार सत्ता का प्रत्यायोजन कर सकता है। संतुलन का सिद्धांत। सत्ता और उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन होना चाहिए। उत्तरदायित्व और अधिकार एक दूसरे के बिना निरर्थक हैं। इनमें संगतता का नियम का पालन होना चाहिए, अर्थात जितने कार्य सौंपे जा रहे हैं उनके अनुरूप ही अधिकार सौंपे जाएं। कार्य सौंप दिए जाते हैं लेकिन अधिकार नहीं सौंपे जाते तब वो कार्यों का संपादन नहीं किया जा सकता। अधिकार सौंप दिए जाएं और कार्य दिए ही नहीं जाएं तो उन अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, वो उनका दुरुपयोग होगा। फिर आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता मतलब आदेश एक उच्च अधिकारी द्वारा ही दिए जाएं, एक तात्कालिक उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश दिए जाएं। आदेशों में दोहराव ना हो, द्वैध आदेश ना हो, दोहरे प्रत्यायोजन नहीं होने चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए कि एक अधीनस्थ को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त हो। इससे अधीनस्थों की जवाबदेही का निर्धारण किया जा सकता है। जब एक अधीनस्थ को एक उच्च अधिकारी आदेश देता है तो अधीनस्थ में किसी प्रकार का संशय नहीं होगा।
जब एक से अधिक उच्च अधिकारी अधीनस्थ को आदेश या निर्देश देते हैं तब वह उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं कर पाता है कि वो किसके प्रति जवाबदेह है, जिम्मेदार है, किसके आदेशों को माने और किसके आदेशों को नहीं माने। आदेश आपस में विरोधाभासी भी हो सकते हैं 2-3 अधिकारियों के। पर्याप्त अधिकारियों का सिद्धांत, जिस व्यक्ति को कार्य सौंपे जाते हैं उसे पर्याप्त अधिकार भी दिए जाएं। अधिकार और दायित्व साथ साथ चलते हैं, उनमें समानता होती है। यह सिद्धांत अधिकार और दायित्वों में संतुलन स्थापित करता है। पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अधीनस्थ कार्मिकों को कार्यों और अधिकारों का हस्तांतरण जरूर किया जाता है, लेकिन पूर्ण और अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा उच्च अधिकारी का ही होता है। औपचारिक अधिकार का सिद्धांत, औपचारिक अधिकारों का प्रवाह संगठन की स्थिति के अनुसार ऊपर से नीचे की तरफ होता है। पद सोपान के प्रत्येक स्तर पर ठहरता हुआ निम्न अधीनस्थ तक पहुंचता है। अर्थात अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर और दायित्वों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर। निरंतर संपर्क का सिद्धांत, प्रत्यायोजन में एक बार अधीनस्थ कार्मिक को कार्य सौंप देने के बाद उच्च अधिकारी द्वारा समय समय पर उनसे संपर्क स्थापित करना चाहिए। अगर अधीनस्थ को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान करना चाहिए, इसलिए संपर्क में रहना जरूरी है। अधिकार की स्वीकृति का सिद्धांत, प्रत्यायोजन में सत्ता की स्वीकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिकारों के वास्तविक स्रोत ऊपर से प्रारंभ ना होकर नीचे से प्रारंभ होते हैं। अतः प्रत्यायोजन अधीनस्थ कार्मिक की स्वीकृति के आधार पर होता है। प्रत्यायोजन जब ही हो सकता है, तभी हो सकता है जब अधीनस्थ कर्मचारी अधिकार तथा दायित्वों को ग्रहण करता है। प्रत्यायोजन के लाभ, प्रत्यायोजन के अनेक लाभ हैं। इससे शीर्ष अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है, अधीनस्थों में प्रबंधकीय गुणों का विकास होता है, नेतृत्व की दूसरी पंक्ति का विकास होता है। जब उच्च अधिकारी रिटायर हो जाएं, सेवानिवृत्त हो जाएं या पद छोड़ दें तो उनके बाद के जो अधिकारी हैं उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही प्रत्यायोजन के द्वारा सब कुछ सिखाया जा चुका है। अधीनस्थों की योग्यता और निर्णय करने की कला का विकास करती है ये प्रत्यायोजन की व्यवस्था। निर्णय को स्थानीय लोगों की मांगों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है। प्रत्यायोजन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे निर्णय स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप लिए जा सकते हैं। कर्मचारी में उत्तरदायित्व बोध तथा अभिरुचि को बढ़ाना, कर्मचारियों में जिम्मेदारी के भाव आते हैं और वो संगठनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ उसका कुछ महत्व है संगठन के लिए, उसको पूछा जाता है, ऐसे उसके मनोभाव हो जाते हैं। अधीनस्थों के नैतिक स्तर तथा मनोबल में वृद्धि होती है। तकनीकी जटिलताओं का निराकरण होता है और तत्काल निर्णय को संभव बनाता है, क्योंकि अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं तो जिस जगह पर कोई समस्या आती है और उस व्यक्ति के पास अगर अधिकार हैं तो तत्काल वह निर्णय ले सकता है। प्रत्यायोजन की सीमाएं अर्थात कमियां, प्रत्यायोजन कब नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर MP शर्मा ने बताया है कि ये निम्न परिस्थितियां हैं जब प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। पहली पंक्ति के अर्थात ठीक नीचे के अधीनस्थों के कार्यों के पर्यवेक्षण की शक्ति। जो व्यक्ति नंबर 1 है वो 3 नंबर के व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं दे सकता कि वह 2 नंबर के व्यक्ति का पर्यवेक्षण करे। नियम, कायदे और नीति बनाने की शक्ति, नई नीतियों को स्वीकृति देने और पुरानी नीतियों को निरस्त करने की शक्ति, वित्तीय खर्चे की अनुमति देने की शक्ति तथा सामान्य वित्तीय पर्यवेक्षण की शक्ति।
ठीक नीचे के अधीनस्थों के निर्णय के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने की शक्ति और उच्च नियुक्तियां करने की शक्ति। ये कार्य हैं जो प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते। प्रत्यायोजन की बाधाएं। प्रत्यायोजन की दो प्रकार की बाधाएं होती हैं, संगठनात्मक बाधाएं और कार्मिक बाधाएं। संगठन के स्तर की बाधाओं में जैसे संगठनात्मक परंपराएं, पद्धतियां, प्रविधियां, प्रक्रियाएं और नियम, अगर ये सुस्थापित और विकसित ना हो तो प्रत्यायोजन में बाधा आती है। कार्य की आकस्मिक प्रकृति या कार्यों का एक रूपीय होना या कार्यों में दोहराव ना होना। संगठन में अगर कार्य सरल प्रकृति के हैं, कार्यों में दोहराव नहीं है, तो प्रत्यायोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। या कार्य की कोई आकस्मिक प्रकृति का कार्य एकदम से आ गया तो उसका भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। संगठन का नया होना या संगठन की आयु कम होना। जब संगठन नया होगा तो संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों में ऐसा कोई अनुभव नहीं होगा, इसलिए प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। संगठन का छोटा आकार या संकीर्ण भौगोलिक बिखराव होना। कोई संगठन छोटा है तो उच्च अधिकारी आसानी से उसको निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है, इसलिए प्रत्यायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। संचार एवं समन्वय के साधनों की कमी। जब संचार और समन्वय के साधन नहीं होते हैं तो प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। अगर समन्वय के साधन हो तो प्रत्यायोजन करने के बाद भी स्थिति पर निगरानी रखी जा सकती है। सत्ता एवं उत्तरदायित्व की सहसंबद्धता में अस्पष्टता होना। जैसा कि हमने पढ़ा, जितनी सत्ता सौंपी जाती है उसी के अनुरूप उत्तरदायित्व होते हैं और इनमें संतुलन होना चाहिए। तो इस बारे में जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। संगठन में जोखिम तथा संकटकालीन परिस्थितियां होना। संकटकालीन परिस्थितियों में उच्च अधिकारी पर ही पूर्ण जिम्मेदारी होती है और वह सत्ता का प्रत्यायोजन करके अपने संगठन को कमजोर स्थिति में नहीं डाल सकता। अधीनस्थ कार्मिकों की अक्षमता, योग्यता में कमी तथा प्रशिक्षित नहीं होना। अगर संगठन के अधीनस्थ कार्मिक इतने सक्षम नहीं हैं या इतने योग्य नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है कि उन्हें प्रत्यायोजन किया जा सके, या प्रत्यायोजन की प्रक्रिया के बारे में वो नहीं जानते हैं, प्रत्यायोजन द्वारा जो दायित्व उन्हें सौंपे जाएंगे उनका वो निर्वाह नहीं कर सकते, तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। नियंत्रण और फीडबैक तंत्र की कमजोरी होना। प्रत्यायोजन करने के बाद में अधीनस्थों द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, सत्ता का कितना उपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार निर्णय लिए जा रहे हैं, अगर इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का कोई माध्यम नहीं है, कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है, तब भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। दूसरे प्रकार की बाधाएं हैं व्यक्तिगत बाधाएं। व्यक्तिगत बाधाएं या कार्मिक बाधाएं। और ये बाधाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, उच्च अधिकारियों के स्तर पर और अधीनस्थ कार्मिकों के स्तर पर। उच्च अधिकारियों की ओर से उपस्थित बाधाएं। पहली बाधा है उच्च अधिकारियों में अहम की भावना। वो नहीं चाहते कि वो अधीनस्थों को अधिकार दें। उच्च अधिकारियों में सत्ता की लालसा। उच्च अधिकारियों को सत्ता से प्रेम होता है और वो अपने अधीनस्थों को अपने समान सत्ता संपन्न नहीं देख सकते। उच्च अधिकारियों में साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति। जब तक उच्च अधिकारियों के पास सत्ता है, निर्णय लेने की शक्ति है, तब तक उनके पास अधीनस्थों की भीड़ लगी रहती है। अधीनस्थ उन्हें घेरे रहते हैं, बात बात में उन्हें पूछते हैं, तो उन्हें एक ऐसा मानसिक सोच बना रखी है, लोगों से घिरे रहना उन्हें पसंद होता है। साम्राज्य निर्माण की उनकी प्रवृत्ति होती है। अधीनस्थों की योग्यता पर संदेह। उच्च अधिकारी अधीनस्थों की योग्यता पर संदेह करते हैं कि भाई इन्हें अगर अधिकार या सौंप दिए जाएँ तो क्या पता है इन्हें ये अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे या सही प्रकार से अधिकारों का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे। संदेह करते हैं वो अधीनस्थों की योग्यताओं पर। अधीनस्थों की वफादारी पर संदेह। उच्च अधिकारी अधीनस्थों की वफादारी पर इस प्रकार संदेह करते हैं कि अगर इनको अधिकार सौंप दिए जाएंगे तब ये हमारे प्रति पूर्व की भांति निष्ठावान रहेंगे या नहीं रहेंगे। नेतृत्व को चुनौती का भय।
राजनीतिक हस्तक्षेप, कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। अधीनस्थों की निर्णय क्षमता एवं तत्परता का भय, उच्च अधिकारियों में यह भी भय रहता है कि अगर अधीनस्थों ने अपनी निर्णय क्षमताओं का सही उपयोग किया तो इससे उच्च अधिकारियों पर उंगली उठेगी कि आपसे अच्छा काम तो अधीनस्थ कर सकते हैं। पिफनर ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रत्यायोजन करना चाहते हैं, अर्थात प्रत्यायोजन ना करने के कारण तो ये बता ही दिए, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रत्यायोजन करना चाहते हैं लेकिन वो जानते नहीं कि प्रत्यायोजन कैसे करें, क्योंकि संगठन और प्रबंध का विज्ञान अभी अपरिपक्व है। दूसरे, उनके कार्य अनुभव ने उन्हें प्रत्यायोजन करना नहीं सिखाया है, अर्थात अभी तक ऐसी प्रक्रियाएं विकसित नहीं हुई जिससे वो अधीनस्थों को कार्य प्रत्यायोजन का अनुभव मिले या उच्च अधिकारियों को प्रत्यायोजन करने का अनुभव मिले, और इस प्रकार का अभी कोई संगठनात्मक विज्ञान विकसित नहीं हुआ है। अब पढ़ते हैं अधीनस्थ कार्मिकों की ओर से उपस्थित बाधाएं। जिस प्रकार उच्च अधिकारियों की ओर से बाधाएं उपस्थित होती हैं, उसी प्रकार अधीनस्थों की बाधाएं यह हैं कि उनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। अधीनस्थ जिम्मेदारी को टालते हैं, उनमें आलोचना का भय सताता है, क्या पता हमसे कोई काम खराब हो गया तो हमारी आलोचना होगी। अधीनस्थ सोचते हैं कि हम निर्णय लें, इसकी बजाय हम कार्य को पूछ कर लेंगे, उच्च अधिकारी से पूछ कर लेंगे कि इस कार्य को कैसे करना है, बजाय इसके कि हम स्वयं विवेक से निर्णय लें। अधीनस्थ प्रत्यायोजन को कार्यभार समझते हैं कि अतिरिक्त कार्य ये भार है हमारे ऊपर। प्रत्यायोजन के लिए अधीनस्थों को अभिप्रेरणाओं का अभाव है, उन्हें प्रेरित नहीं किया जाता जिससे वो आगे बढ़कर किसी जिम्मेदारी को ग्रहण करें। प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, संगठन में योग्य प्रत्यायोजक होने चाहिए। प्रत्यायोजक अर्थात जो अधिकार और दायित्वों का स्थानांतरण करेगा, अपने से सौंपेगा दूसरों को, उच्च अधिकारी। प्रत्यायोजक का मतलब उच्च अधिकारी। योग्य प्रत्यायोजक प्रत्यायोजन के महत्व को समझता है, वह अधीनस्थ कार्मिकों में विश्वास रखता है, अधीनस्थों को प्रोत्साहित करता है, अधिकार और उत्तरदायित्व में संतुलन बनाए रखने वाला होता है, संगठन में अनौपचारिक संबंध के महत्व को समझने वाला होता है, अधीनस्थों की समस्याओं का निराकरण और जिज्ञासाओं को शांत करने वाला होता है, पूर्ण निष्पक्षता और निष्ठा के साथ लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रदान करता है, प्रत्यायोजक के ऊपर निर्भर करता है कि संगठन की बाधाओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है। कुछ अन्य सुझाव भी हैं प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए, जैसे प्रत्यायोजन अधीनस्थ कार्मिकों की योग्यता और क्षमता के अनुरूप किया जाना चाहिए, अर्थात उच्च अधिकारी को पता होना चाहिए कि मेरे अधीनस्थ में कितनी क्षमताएं हैं। संगठन में निष्पादन और मूल्यांकन की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजन के कार्यों के परिणामों की फीडबैक के लिए समुचित तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। संचार को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि सूचना का आदान प्रदान प्रत्येक दिशा में किया जा सके। संगठन में प्रभावी और सफल प्रत्यायोजन को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और अंतिम सुझाव है, प्रत्यायोजन से संबंधित बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए, चाहे वो बाधा उच्च अधिकारी की ओर से उपस्थित हो, चाहे अधीनस्थ कार्मिकों की ओर से उपस्थित हो, चाहे वो संगठनात्मक बाधा हो। इस प्रकार आज हमने प्रत्यायोजन के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।